गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज आप लोगों को प्राचीन भारतीय इतिहास का टॉपिक मौर्य काल से रिलेटेड 6 पार्ट करने को मिलेगा। आइए पहले इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्न में से किसने भारत में रोम के सिक्कों के प्रवाह पर गहरा दुख व्यक्त किया? क्या है क्वेश्चन? एक बार फिर से क्वेश्चंस को देखिए। निम्न में से किसने भारत में रोम के सिक्कों के प्रवाह पर गहरा दुख व्यक्त किया? ऑप्शन ए स्ट्रैबो, ऑप्शन बी पिलनी, ऑप्शन सी टोलेमी, ऑप्शन डी है एरियन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिलनी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पिलनी। पिलनी भारत में रोम के सिक्कों के प्रवाह पर गहरा दुख व्यक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन? निम्न में से कौन सी लिपि अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई? ऑप्शन ए ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेक, ग्रीक। ऑप्शन बी है खरोष्टी, ग्रीक, शारदा, ब्राह्मण। ऑप्शन सी है देवनागरी, आर्मेक, ब्राह्मी, खरोष्टी। ऑप्शन डी है ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और देवनागरी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कौन सी लिपि अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है, तो है ऑप्शन ए ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेक और ग्रीक। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी कचहरी को कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रतिष्ठा, ऑप्शन बी धर्मस्थी, ऑप्शन सी कंटक शोधन, ऑप्शन डी दंडाधिकारी। क्या है क्वेश्चन? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी कचहरी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे धर्म स्थीय कहा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर होगा, धर्म स्थीय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन? किसने कहा है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिकों की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला? ऑप्शन ए टॉलेमी, ऑप्शन बी प्लूटार्क, ऑप्शन सी पिलनी, ऑप्शन डी है हेरोडोटस। क्या है क्वेश्चन? किसने कहा है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिकों की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लूटार्क। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मौर्यकालीन पश्चिमी सीमा थी। ऑप्शन ए अफगानिस्तान तक, ऑप्शन बी है रावी नदी तक, ऑप्शन सी है पंजाब तक, ऑप्शन डी है सिंधु नदी तक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मौर्यकालीन पश्चिमी सीमा थी, तो ये सीमा थी अफगानिस्तान तक। ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के किस अभिलेख में विदेशी राज्यों के साथ उसके संबंधों का उल्लेख है? क्या है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन है अशोक के किस अभिलेख में विदेशी राज्यों के साथ उसके संबंधों का उल्लेख है? ऑप्शन ए द्वितीय अभिलेख, ऑप्शन सी बी है 12वां अभिलेख, ऑप्शन सी है 13वें अभिलेख, ऑप्शन डी है 7वां अभिलेख। तो अशोक के किस अभिलेख में विदेशी राज्यों के साथ उसके संबंधों का उल्लेख होता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13वें अभिलेख में। ठीक है, उसके विदेशी राज्यों के साथ संबंधों का उल्लेख है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के राज्य के सप्तांगों में सम्मिलित नहीं है। क्या क्वेश्चन? कौटिल्य के राज्य के सप्तांगों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए राजा अमात्य, ऑप्शन बी है मित्र, ऑप्शन सी है कोष, ऑप्शन डी है दूत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी दूत। कौटिल्य के राज्य के सप्तांगों में दूत शामिल नहीं है, नहीं सम्मिलित है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य रूपी रथ एक पहिए पर नहीं चल सकता। क्या है क्वेश्चन?
कि राज्य रूपी रथ एक पहिए पर नहीं चल सकता किसका कथन है? ऑप्शन ए कौटिल्य का, ऑप्शन बी हेरोडोटस का, ऑप्शन सी पाणिनि का, ऑप्शन डी है मनु का। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन ए कौटिल्य का। कौटिल्य का कथन है कि राज्य रूपी एक पहिए पर नहीं चल सकता, राज्य रूपी रथ एक पहिए पर नहीं चल सकता, ये कथन कौटिल्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय प्राप्त है। क्या है क्वेश्चन? कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय प्राप्त है। ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी कनिंघम, ऑप्शन सी है विलियम जोन्स, ऑप्शन डी है जॉन मार्शल। क्या हो जाएगा इसका आंसर 9 क्वेश्चन का? देखिए ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन? कारवां बनाकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को कहा जाता था। क्या है क्वेश्चन? फिर से रिपीट करते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। कारवां बनाकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए अग्रणी, ऑप्शन बी श्रेष्ठी, ऑप्शन सी है सार्थवा, ऑप्शन डी है वाणिक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी सार्थवा। ठीक है, सी ऑप्शन सही इसका आंसर होगा। सार्थवा कौन थे? सार्थवा जो है व्यापारी होते थे। ये कौन होते थे सार्थवा? ये व्यापारी होते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या है 11 नंबर क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रो कोर्ट्स के रूप में पहचान की। ऑप्शन ए स्मिथ ने, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी विलियम जोन्स, ऑप्शन डी है जॉन फिलिप। अगेन क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रो कोर्ट्स के रूप में पहचान की, तो किसने की? ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए ऑप्शन सी विलियम जोन्स ने। ठीक है, विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रो कोर्ट्स के रूप में पहचान की है। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? ऑप्शन ए इंडिका, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन डी है दिव्यावदान। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन ए इंडिका। इंडिका इसका आंसर होगा। मौर्य काल की इंडिका नामक पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है। आपका ए ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। क्या है क्वेश्चन? तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। ऑप्शन ए पूर्ण कश्यप, ऑप्शन बी है वसुमित्र, ऑप्शन सी है मोगलीपुत्र तिस्य, ऑप्शन डी है अश्वघोष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोगलीपुत्र तिस्य। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तिस्य। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए। पाषाण गृह कला का सर्वप्रथम विकास किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी सातवाहन, ऑप्शन सी है हर्यक, ऑप्शन डी है कुषाण। क्वेश्चन क्या है कि पाषाण गृह कला का कला नहीं होगा, पाषाण गृह काल का सर्वप्रथम विकास किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? गृह कला, एक सेकंड, ये क्वेश्चन जरा देख लीजिए, जरा फिर से इसको समझिए। देखिए क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, जरा सा कन्फ्यूज़न इसमें ना हो किसी को। ये
कला ही होगा, काल नहीं, ठीक है। पाषाण गृह कला, जैसे मृद भांड वगैरह थे तो वो सब क्या थे, कला थी, उनको एक बनाने का जो उनका एक उनका स्ट्रक्चर होता था उसे ही कहते हैं। पाषाण गृह कला का सर्वप्रथम विकास किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था? क्या है क्वेश्चन कि पाषाण गृह कला का सर्वप्रथम विकास किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी है सातवाहन, ऑप्शन सी है हर्यक, ऑप्शन डी है कुषाण वंश। तो किस वंश में गृह कला का विकास हुआ था सर्वप्रथम? इसका आंसर हो जाएगा आपका मौर्य। मौर्य वंश में पाषाण गृह कला का सर्वप्रथम विकास हुआ था, ठीक है। किस राजवंश में? मौर्य राजवंश के, मौर्य राजवंश में सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम गृह कला का, पाषाण गृह कला का विकास हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था? ऑप्शन ए अशोक का धम्म, ऑप्शन बी सेना में कमी कर देना, ऑप्शन सी अशोक के उत्तराधिकारियों की निर्बलता, ऑप्शन डी है केंद्रीय प्रशासन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है मौर्य साम्राज्य के जो पतन का मुख्य कारण था वो था अशोक के उत्तराधिकारियों की निर्बलता, ठीक है। अशोक के उत्तराधिकारियों की निर्बलता मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? ऑप्शन ए कलिंग लेख, ऑप्शन बी है भाब्रू लेख, ऑप्शन सी है धौली अभिलेख, ऑप्शन डी है जौगढ़ अभिलेख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाब्रू लेख, ठीक है। अशोक के भाब्रू लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है, बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? ऑप्शन ए भद्रबाहु, ऑप्शन बी है अश्वघोष, ऑप्शन सी है मोगलीपुत्र, ऑप्शन डी है कल्पायन। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भद्रबाहु है, ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। ए ऑप्शन आपका आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भद्रबाहु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार था? ऑप्शन ए बैक्ट्रियन, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी शक, ऑप्शन डी हूण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार था? तो बैक्ट्रियन का अधिकार था, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक सेकेंड जरा देखिए से 18 नंबर क्वेश्चन था, 18 नंबर, ये क्वेश्चन नंबरिंग डबल टाइम हो गई, इसे आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसका नंबरिंग सिर्फ चेंज है। क्वेश्चन क्या है? किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नामोल्लेख है? ऑप्शन ए शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन बी है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी है मास्की अभिलेख, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नामोल्लेख है। आपका बी आंसर सही होगा। किस अभिलेख में? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नामोल्लेख है। इस तरह आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है मौर्य काल में राहत कार्य के लिए कोष्ठागारों के अस्तित्व का प्रमाण निम्नलिखित में से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए गिरनार शिलालेख, ऑप्शन बी है स्तंभ लेख, ऑप्शन सी है सासाराम का लघु शिलालेख, ऑप्शन डी है सोहगौरा का ताम्रपट अभिलेख। क्या है क्वेश्चन? एक बार क्वेश्चन को फिर से समझिए। मौर्य काल में राहत कार्य के लिए कोष्ठागारों के अस्तित्व का प्रमाण निम्नलिखित में से प्राप्त होता है। किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोहगौरा का ताम्रपट, ठीक है। इस तरह आपका आंसर होगा डी, सोहगौरा का ताम्रपट। मौर्य काल में राहत कार्य के लिए जो कोष्ठागारों के अस्तित्व का प्रमाण प्राप्त हुआ है वो सोहगौरा के ताम्रपट से प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन है देव मात्रक शब्द का आशय है। क्या है क्वेश्चन? देव मात्रक शब्द का आशय है ऑप्शन ए मातृदेवियाँ, ऑप्शन बी है व्यक्ति की मातृभूमि, ऑप्शन सी है दैवी गुणों से संपन्न स्त्री, ऑप्शन डी है वर्षा युक्त प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देव मात्रक शब्द का आशय है वर्षा युक्त प्रदेश। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन। अशोक के शासनकाल में कुमार निम्नलिखित स्थानों में नियुक्त थे। क्या क्वेश्चन फिर से देखिए। अशोक के शासनकाल में कुमार निम्नलिखित स्थानों में नियुक्त थे। ऑप्शन ए तक्षशिला तोसली उज्जैनी, ऑप्शन बी है तक्षशिला उज्जैनी जूनागढ़, ऑप्शन सी है तक्षशिला तोसली सोपारा, ऑप्शन डी है उज्जैनी तोसली सोपारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखें, इसका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला तोसली उज्जैनी। क्या हो जाएगा? तक्षशिला तोसली उज्जैनी। आपका ए आंसर करेक्ट आंसर है तक्षशिला तोसली उज्जैनी। ठीक है। अशोक के शासन के काल में कुमार निम्नलिखित स्थानों में नियुक्त थे। कहाँ नियुक्त थे? तक्षशिला में और तोसली में और उज्जैनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मौर्य स्तंभों के पत्थर कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? क्या है क्वेश्चन? मौर्य स्तंभों के पत्थर कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? ऑप्शन ए राजमहल पहाड़ियों, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी है चुनार, ऑप्शन डी है बराबर पहाड़ियाँ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चुनार। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौटिल्य द्वारा धर्मस्थीय शब्द का तात्पर्य था। ऑप्शन ए शैक्षणिक संस्था, ऑप्शन बी धार्मिक संस्था, ऑप्शन सी न्यायालय, ऑप्शन डी राजस्व विभाग। क्या हो गया कौटिल्य द्वारा धर्मस्थीय शब्द का तात्पर्य? इसका तात्पर्य हो जाएगा ऑप्शन सी न्यायालय। कौटिल्य द्वारा धर्मस्थीय शब्द का तात्पर्य है न्यायालय। आपका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के बाद कौन आया? क्वेश्चन है मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के बाद कौन आया? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी है डायमेकस, ऑप्शन सी है एथेनियस, ऑप्शन डी है नेरियाकस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डायमेकस। मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के बाद जो है डायमेकस आए थे। बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि प्राचीन स्रोतों में किसके साथ श्रमण का युग में बनता है? प्राचीन स्रोतों में किसके साथ श्रमण का युग में बनता है? ऑप्शन ए आजीवक, ऑप्शन बी सौगात, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी है निर्ग्रंथ। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। प्राचीन स्रोतों में किसके साथ श्रमण का युग नहीं युग्म होगा? यहाँ पे देखिए आप लोग, युग्म बनता है, युग में नहीं युग्म बनता है। ठीक है, युग्म बनता है, ये मिसप्रिंट है। ठीक है, इसे आप लोग युग्म पढ़िएगा। प्राचीन स्रोतों में किसके साथ श्रमण का युग्म बनता है? युग में नहीं होगा, युग्म होगा। ऑप्शन ए आजीवक, ऑप्शन बी सौगात, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी निर्ग्रंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राह्मण। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन किया है। ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी है विशाखदत्त, ऑप्शन सी है सुघोष, ऑप्शन डी है भवभूति। क्या है क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विशाखदत्त। बी ऑप्शन आपका आंसर है। बी ऑप्शन आपका आंसर है। चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन किया है विशाखदत्त ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन ए चित्रलिपि, ऑप्शन बी कीलाक्षर लिपि, ऑप्शन सी है अरमाइक लिपि, ऑप्शन डी है ब्राह्मी। तो खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति जो है ब्राह्मी लिपि से हुई है। डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें मौर्यों का क्षत्रिय रूप में उल्लेख है? ऑप्शन ए मुद्रा राक्षस, ऑप्शन बी है ग्रीक लेखक, ऑप्शन सी है अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी है दिव्यावदान। क्या हो जाएगा इसका आंसर? किसमें मौर्यों का क्षत्रिय रूप में उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिव्यावदान। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी दिव्यावदान में मौर्यों का क्षत्रिय रूप में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, यह उक्ति किस लिए कही गई होगी? क्योंकि ऑप्शन ए भारत में दास प्रथा का अभाव था, ऑप्शन बी भारत में दास प्रथा उस पराकाष्ठा पर नहीं थी जैसा कि उसने ग्रीस में देखा था, ऑप्शन सी यह केवल राजा और संभ्रांत लोगों के साथ राजधानी में घूमता था, ऑप्शन डी यह उसने जनश्रुति के आधार पे लिया था। क्या है क्वेश्चन? फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, यह उक्ति किस लिए कही गई और किस लिए कही गई? क्योंकि क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारत में दास प्रथा जो है उस पराकाष्ठा पर नहीं थी जैसा कि उसने ग्रीस में देखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए एक सेकेंड, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत में दास प्रथा उस पराकाष्ठा पर नहीं थी जैसा कि उसने ग्रीस में देखा था। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, यह उक्ति किस लिए कही गई होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत में दास प्रथा उस पराकाष्ठा पर नहीं थी जैसा कि उसने ग्रीस में देखा था। आपका बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में हैं क्योंकि ऑप्शन ए राज्य की भाषा थी, ऑप्शन बी है अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती थी, ऑप्शन सी है तथागत बुद्ध द्वारा प्रयोग में लाई गई थी, ऑप्शन डी है उस समय की एकमात्र भाषा थी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा कि अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती थी। एक सेकेंड, देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था आपका कि अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में हैं क्योंकि अधिकांश लोगों द्वारा ये समझी जाती थी। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जो अशोक के अधिकांश लेख थे वो प्राकृत भाषा में इसलिए थे क्योंकि अधिकांश लोगों द्वारा इस भाषा को समझा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज द्वारा डायनोसिस एवं हेराक्लीस के रूप में वर्णित देवताओं की पहचान क्रमशः किससे की गई? ऑप्शन ए सूर्य एवं कार्तिकेय, ऑप्शन बी इंद्र एवं यम, ऑप्शन सी शिव एवं कृष्ण, ऑप्शन डी है अग्नि एवं वरुण। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए आप लोग एक बार। क्वेश्चन है, मेगास्थनीज द्वारा डायनोसिस एवं हेराक्लीस के रूप में वर्णित देवताओं की पहचान क्रमशः किससे की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिव एवं कृष्ण। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, शिव एवं कृष्ण। मेगास्थनीज द्वारा डायनोसिस एवं हेराक्लीस के रूप में वर्णित देवताओं की पहचान शिव एवं कृष्ण के रूप में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौर्य काल की भौतिक संस्कृति के आधार थे? क्या है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा मौर्य काल की भौतिक संस्कृति के आधार थे? ऑप्शन ए लोहे का अत्यधिक प्रयोग,
ऑप्शन बी दूसरा है आहत सिक्कों का बाहुल्य। ऑप्शन नंबर 3 जो आपका है उत्तरी काले पॉलिश वाले मृद भांडों की प्रचुरता। और नंबर 4 है पकी हुई ईंटों का प्रयोग। तो आप लोगों को नीचे दिए जो कूट है उनके प्रयोग से सही उत्तर चुनना है। देखिए इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही है, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग और इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा। देखिए कि निम्न में से कौन सा मौर्य काल की भौतिक संस्कृति के आधार थे। तो 1 नंबर पे है लोहे का अत्यधिक प्रयोग, सही है। दूसरे पे है आहत सिक्कों का बाहुल्य, ये भी सही है। और उत्तरी काले पॉलिश वाले मृद भांडों की प्रचुरता, ये भी सही है। और पकी हुई ईंटों का प्रयोग, ये भी सही है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 और 3 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है उत्तरापथ अवंतिरट, सी है प्रासी, डी है कलिंग। और सूची सेकंड देख लिए, 1 है तोसली, 2 है पाटलिपुत्र, 3 है तक्षशिला, 4 है उज्जैनी। तो इसे क्या करना है, आपको इसे मैच कराना है। देख लीजिए, सबसे पहले है उत्तरापथ, ठीक है, तो ये हो जाएगा तक्षशिला तीसरा। उसके बाद है आपका अवंती रट, तो ये हो जाएगा आपका उज्जैनी, बी का 4। प्रासी हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र और कलिंग हो जाएगा आपका तोसली। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। आपका A3, B4, C2 और D1 आपका आंसर होगा। आइए ऑप्शन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन में आपके दिया हुआ है A3, ठीक है, 2 में A3 दिया हुआ है। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा B4, तो B4 भी 2 में दिया हुआ है। उसके बाद आपका आता है C2 और C2 सिर्फ बी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए बी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, A3, B4, C2 और D1 बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन ए जस्टिन के विवरण से, ऑप्शन बी एरियन के विवरण में, ऑप्शन सी मेगास्थनीज के विवरण में, ऑप्शन डी है स्ट्रैबो के विवरण में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेगास्थनीज के विवरण में। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन ए है गूढ़ पुरुष, बी है संध्या, सी है संचरा, डी है रूपा जीवा। इसे आपको क्या करना है, इसे आपको मैच कराना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। देख लीजिए, इसका ऑप्शन जो ए है गूढ़ पुरुष, ठीक है, गूढ़ पुरुष हो जाएगा गुप्त दूर। और संध्या हो जाएगा आपका स्थिर गुप्तचर। और संचरा हो जाएगा आपका भ्रमण गुप्तचर। रूपा जीवा आपका हो जाएगा गणिकाएँ। तो इस तरह आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा 3 4 2 1। ठीक है, क्या होगा 3 4 2 1। आइए ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पे है। देखिए 3 4 2 1 है, 3 4 2 1। इस तरह आपका जो आंसर सही होगा 3 4 2 1, तो आपका सी आंसर सही होगा। क्या सही होगा, आपका ऑप्शन सी 3 4 2 1 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है। ऑप्शन ए सोने के सिक्के, ऑप्शन बी चांदी के सिक्के, ऑप्शन तीसरा है लोहे के हला, ऑप्शन चौथा है नगर संस्कृति। नीचे दिए कूट के प्रयोग से आपको उत्तर चुनना है। सर्वप्रथम क्या आया था, तो सर्वप्रथम आया था ऑप्शन नंबर आपका है 4 नगर संस्कृति। और उसके बाद एक सेकेंड, सर्वप्रथम क्या आया था आपका 4 नंबर नगर संस्कृति। और उसके बाद आपका आया था लोहे के हल, ठीक है, 3rd नंबर। और उसके बाद आया था आपका चांदी के सिक्के। और फिर उसके बाद आया था सोने के सिक्के।
इस तरह इवन है सोने के सिक्के, तो इस तरह आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 3 2 1। ठीक है, पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। देखिए अब किस ऑप्शन में दिया हुआ है 4 3 2 1। देखिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए सी 4 3 2 1, नहीं सी नहीं होगा। देखिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है 4 3 2 1। ठीक है, डी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? क्या है क्वेश्चन को फिर देखिए, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? ऑप्शन ए सो गौरा ताम्रपत्र, ऑप्शन बी है अशोक का रुमिंदे स्तंभलेख, ऑप्शन सी है प्रयाग प्रशस्ति और ऑप्शन डी है चंद्र का महरौली स्तंभ शिलालेख। तो क्वेश्चन देखिए आप लोग फिर से, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोह गौरा ताम्रपत्र। ए आंसर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलिंग राज्य में भारत में कहाँ स्थित था? कलिंग राज्य भारत में कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु, डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर क्या होगा? कलिंग राज्य भारत में कहाँ स्थित था? तो उड़ीसा में स्थित था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा कि कलिंग राज्य उड़ीसा में, भारत के उड़ीसा में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसी एक का शासन था? क्या है क्वेश्चन? सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसी एक का शासन था? ऑप्शन ए नंद, ऑप्शन बी है मौर्य, ऑप्शन सी है शुंग, ऑप्शन डी है कर्ण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नंदवंश। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसी एक का शासन था, तो ये नंद का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए? ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी सिंह, नंबर 3 है मेगस्थनीज, नंबर 4 है ह्वेनसांग। तो उनके आगमन का सही कालक्रम हमें बताना है। तो सर्वप्रथम कौन आए थे? तो सर्वप्रथम आए थे मेगस्थनीज। ठीक है, उसके बाद आए थे कौन आए थे? फाहियान, उसके बाद ह्वेनसांग, उसके बाद इत सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 4 2। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा 3 1 4 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? क्या है क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी शारदा, ऑप्शन डी खरोष्ठी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि भारत में लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के अभिलेखों का अर्थ निकालने के सूत्र द्विभाषी प्रलेखों से मिले जो संबद्ध थे। ऑप्शन ए ब्राह्मी तथा अरमाइक से, ऑप्शन बी है अरमाइक कला तथा कीलाक्षरों से, ऑप्शन सी है ब्राह्मी तथा ग्रीक से, ऑप्शन डी है ब्राह्मी तथा चित्रलिपियों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राह्मी तथा अरमाइक लिपियों से। जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के अभिलेखों का अर्थ निकालने के सूत्र द्विभाषी प्रलेखों में मिले जो संबद्ध थे ब्राह्मी तथा आरमाइक से। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन है,
कौटिल्य अर्थशास्त्र को ज्ञान की ऐसी शाखा के रूप में परिभाषित करता है जो शिक्षा देती है कि किस प्रकार ऑप्शन ए एक राज्य को प्राप्त अथवा उसका निर्माण करना चाहिए तथा सहेजना चाहिए। ऑप्शन बी है योजनाबद्ध रूप से राजस्व जिसमें भू राजस्व सम्मिलित है संग्रह करना चाहिए। ऑप्शन सी है धन अर्जित करना चाहिए तथा अर्जन की विधि सीखनी चाहिए। और ऑप्शन डी है एक अर्थपूर्ण जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। तो क्या है क्वेश्चन, फिर से देखिए। कौटिल्य अर्थशास्त्र को ज्ञान की ऐसी शाखा के रूप में परिभाषित करता है जो शिक्षा देती है कि किस प्रकार एक राज्य को प्राप्त अथवा उसका निर्माण करना चाहिए तथा उसे सहेजना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए। कौटिल्य अर्थशास्त्र को ज्ञान की ऐसी शाखा के रूप में परिभाषित करता है जो शिक्षा देता है कि एक राज्य को प्राप्त अथवा उसका निर्माण करना चाहिए तथा सहेजना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? क्या है क्वेश्चन कि पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? ऑप्शन ए नासिक, एलोरा और अजंता। ऑप्शन बी है जुनार, कल्याण और पीतलखोरा। ऑप्शन सी है अजंता, भाजा और कोडेन। ऑप्शन डी है भाजा, पीतलखोरा और कोडेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए नासिक, एलोरा और अजंता। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अशोक के निम्न में से किस अभिलेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? क्या हो जाएगा क्वेश्चन देखिए। अशोक के निम्न में से किस अभिलेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? ऑप्शन ए लुम्बिनी का स्तंभ लेख। ऑप्शन बी है सारनाथ का स्तंभ अभिलेख। ऑप्शन सी है गिरनार का शिलालेख। ऑप्शन डी है सांची का स्तंभ लेख। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा लुम्बिनी का स्तंभ लेख। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अशोक के लुम्बिनी का स्तंभ अभिलेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मौर्य काल में कंटक शोधन था। क्या है क्वेश्चन? मौर्य काल में कंटक शोधन था। ऑप्शन ए दीवानी न्यायालय। ऑप्शन बी है फौजदारी न्यायालय। ऑप्शन सी है व्यापारिक न्यायालय। ऑप्शन डी है विधि विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर है फौजदारी न्यायालय। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, फौजदारी न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूनानी और आर्मी या आरामाइक भाषा में खुदा अशोक एक द्विभाषी उत्कीर्ण लेख मिलता है। क्या है क्वेश्चन कि यूनानी और आरामाइक भाषा में खुदा हुआ अशोक एक द्विभाषी उत्कीर्ण लेख मिलता है। ऑप्शन ए मानसेरा में। ऑप्शन बी है पुष्कलावती में। ऑप्शन सी है शहबाजगढ़ी में। ऑप्शन डी है कंधार में। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंधार में। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक सेकेंड देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यूनानी और आरामाइक भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषी उत्कीर्ण लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? कंधार में मिलता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? क्या है क्वेश्चन कि अशोक का द्वादश शिलालेख एक आदर्श प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए धार्मिक उदारता का। ऑप्शन बी है सभी संप्रदायों की सार की वृद्धि का। ऑप्शन सी है उपर्युक्त में से किसी का नहीं। ऑप्शन डी है उपर्युक्त दोनों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सभी संप्रदायों की सार की वृद्धि का। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अशोक का द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? तो सभी संप्रदायों की सार की वृद्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन जिला एवं ग्राम के मध्य कर संग्रह के लिए उत्तरदायी था? क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन जिला एक ग्राम के मध्य कर संग्रह के लिए उत्तरदायी
दायी था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोप, बी स्थानिक, सी रूपदर्शक, डी प्रतिवेदक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? स्थानिक। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। स्थानिक जिला एवं ग्राम के मध्य कर संग्रह के लिए उत्तरदायी थे। आपका 50 नंबर जो है आंसर हो जाएगा स्थानिक। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। और आप लोगों को अगर लगता है कि आपका ये क्वेश्चन की जो सीरीज़ और टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस सीरीज़ चलाई जा रही है आपको हेल्पफुल लगती है, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपके जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जैसे UPPSC है, RO नेट JRF है, हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड जिसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या आपको संपूर्ण टेस्ट सीरीज़ कराई जा रही थी, यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। इसलिए आप वो लोग बहुत ही ध्यान से देखा करिए। ओके स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।